हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। पीसीएस 2021 एवं आरओ एआरओ 2021 के लिए सामान्य अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, इसकी आज 8वीं क्लास है और यहाँ पर हम टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं वो कवर करते हैं, जो कि पिछली पीसीएस या आईएएस की परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर आगे आने वाली परीक्षाओं में संभावित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया था, मतलब अपने में मिला लिया था। तो कौन था वो राजा? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी महापद्मनंद, डी अजातशत्रु। तो ये भाई साहब थे अजातशत्रु। ठीक है, तो याद रखिएगा अजातशत्रु। चलिए अगला सवाल है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयभद्र के, या डी शिशुनाग के। तो मालवा क्षेत्र पर जो मगध की सत्ता का जो विस्तार था वो किसके शासनकाल में हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है शिशुनाग के। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मगध में नंद वंश का संस्थापक है वो कौन था? तो यहाँ पर आपसे मगध में नंद वंश का संस्थापक पूछा गया है। तो ऑप्शन है ए महापद्मनंद, बी धनानंद, सी नंदीवर्धन, डी महानंदिनी। तो महानंदिन कौन है इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा? करेक्ट आंसर है ये महापद्मनंद। ठीक है, याद रखिएगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा महापद्मनंद। ठीक है, और इसे उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नाम भी याद रखिएगा उग्रसेन। और शिशुनाग वंश था, उसके बाद नंदवंश आया हुआ था। चलिए अगला सवाल है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो अपरो परशुराम के नाम से कौन जाना जाता है? ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी महापद्मनंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये महापद्मनंद है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता था? अपरो परशुराम। ठीक है, और जो पुराणों में सबसे पहले बोला गया है, पुराणों में इसे ये अपरो परशुराम के नाम से बोला गया है और सर्व छत्रांतक नाम से भी इसको बोला गया है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, अपरो परशुराम और सर्व छत्रांतक। ठीक है, ये दोनों बोला गया है पुराणों में महापद्मनंद को। चलिए अगला सवाल है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्मनंद, डी शिशुनाग। तो वाराणसी जो है वो काशी महाजनपद की राजधानी थी और यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरी राजधानी किसने बनाया था, मतलब पहली कोई थी और दूसरी बनारस को, वाराणसी को बनाया। तो यहाँ पर ऑप्शन में कन्फ्यूज़न था, है ना, लेकिन जो आयोग ने आंसर माना है ये शिशुनाग को आंसर माना है। ठीक है, बाकी सभी ने ये सिस्टम किया था, लेकिन जो करेक्ट आंसर आयोग ने माना है ये शिशुनाग को माना है, क्योंकि इसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा जो था वो बनाया हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा आयोग ने शिशुनाग को ये माना है कि इसने वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो राजा नंद का उल्लेख करने वाला कौन सा है ये अभिलेख? ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, बी रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये क्या है? राजा नंद का उल्लेख करता है ये अभिलेख। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। पहला में दिया है नंदवंश, दूसरा शुंग वंश, तीसरा मौर्य वंश, चौथा हर्यक वंश। तो काल क्रमानुसार लगाना थे इन्हें कि पहले कौन था, फिर कौन आया और फिर कौन आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा बी, मतलब कि 4 1 3 2। पहले हर्यक वंश था, फिर इसके बाद नंद वंश आया, इसके बाद मौर्य वंश आया और फिर इसके बाद शुंग वंश आया। ठीक है, पुष्यमित्र, शुंग, ये सारी चीज़ें। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था?
तो जो वैद्य था जीवक, ये किसके दरबार से संबंधित था? ए बिंबिसार, बी चंड प्रदोत, सी प्रसेनजित, डी उदयन। तो किससे संबंधित था ये था ए बिंबिसार। ठीक है, याद रखिएगा बिंबिसार। चलिए अगला सवाल है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी यमुना। यमुना नदी के किनारे कालपी जो नगर है वो स्थित है और राजा वासुदेव ने इसे बसाया हुआ था और प्राचीन काल में इसका जो नाम था वो कालप्रिया था। ठीक है, तो नाम भी याद रखिएगा, क्या था? कालप्रिया। ये प्राचीन नाम था इसका, कालपी का, और फिर बाद में धीरे धीरे शॉर्ट हो गया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बच्चों के भी नाम क्या होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं तो बाद में गोलू मोलू चिंटू पिंटू कर दिया जाता है। चलिए, तो वैसे ही कालप्रिया का भी कालपी कर दिया गया। चलिए अगला सवाल है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो मतलब कि जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया, उत्तर भारत पर, तो भारत में किसका शासन था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश, डी कण्व वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए नंद वंश। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? समकालीन मतलब उसी टाइम पे ये भी भाई साहब थे। ए महापद्मनंद, बी धनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है बी धनानंद। तो जब सिकंदर जो है वो उत्तर भारत पे हमला किया, अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है, यहाँ पर नंद वंश आया था। तो जब सिकंदर ने उत्तर भारत पर हमला किया तो क्या थे? ये नंद वंश था और धनानंद भाई साहब ये राजा थे। ठीक है, लेकिन सिकंदर क्या हुआ, वहाँ पर चाणक्य जो है वो अलग सिकंदर को हराने के लिए लगे हुए थे पूरी तरह से, कि क्या किया जाए कि उसको भारत में ना घुसने दिया जाए। वरना जो धनानंद है वो तो ऐसे ही चल रहा था, अपना ऐश में ज़िंदगी जी रहा था, उसको कोई मतलब ही नहीं था, बढ़िया सब ऐश चल रहा था उसका, दारू पी के मस्त पड़ा रहता था, उसको कोई चिंता ही नहीं थी साम्राज्य की। तो चाणक्य जो थे उनका तो वैसे भी वो हो चुका था, धनानंद द्वारा उनका वो कर दिया गया था तिरस्कार, और मतलब उनकी उपेक्षा कर दी गई थी, है ना, बेइज्जती कर दी गई थी। तो वो तो चले ही गए थे, लेकिन उन्हें ये था कि अखंड भारत का निर्माण करना है। धनानंद को बाद में हराएंगे, पहले सिकंदर को रोकना है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ पे वो तैयार कर रहे थे और उनकी सेना में ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे, मतलब कि फूट डाल रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे सिकंदर की सेना में, जिससे कि वो, है ना, भारत पे हमला ना करे, है ना, डर जाए, सहम जाए। बहुत सारे वो किए गए, है ना, जो वो किए जाते उस समय, अफवाहें उड़ाई गई थी उनकी सेना में कि अगर जो भारत पे हमला करेगा तो वो मतलब मर जाएगा, उसकी सेना में ये हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे जहर दे दिया जा रहा था उनकी सेना में। तो ये सारा सिस्टम चल रहा था सिर्फ इसलिए कि भारत में आक्रमण करने से रोका जाए, और बाद में धनानंद को देख ही लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और चंद्रगुप्त को भी उन्होंने गुप्तचर बना के भेजा था उनकी सेना में कि ये अफवाह फैला दो ऐसा जाके, ठीक है, कि अगर जो भी इस नदी को पार करेगा और भारत पे हमला करेगा तो वो मर जाएगा, पेट खराब हो जाएगा ऐसे, और धीरे धीरे जहर मिला के उनकी सेना में लोगों को मारा जा रहा था। तो ये सिस्टम भी वहाँ चल रहा था। तो सिकंदर के समकालीन कौन था? तो धनानंद था, उस टाइम पे राजा था इसलिए, ठीक है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य तो उस टाइम पे उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, बच्चा नहीं था, ठीक है, उन धनानंद के आगे। चलिए अगला सवाल है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। दूसरा दिया है कारण आर, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है, मतलब कि ये गलत है और ये सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा युद्ध लड़ा था? वो तो वहाँ गुप्तचर बन के गया था और फूट डाल रहा था उनकी सेना में, ये सारी चीज़ें। तो युद्ध वगैरह तो नहीं हुआ था, तो ये गलत है दूसरा वाला। पहला वाला जो सही है, इसका मतलब है सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ए अभिशार, बी ग्लौशाई, सी कठ, डी मशग।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मत्सक, ठीक है। और अश्वक गणराज्य था, उस सीमांत गणराज्य था, उसकी राजधानी थी ये मत्सक, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर मत्सक नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, अश्वक, ठीक है, अश्वक दिया होगा। तो अश्वक गणराज्य था, सीमांत गणराज्य, उसकी कैपिटल थी मत्सक, ठीक है। तो वहाँ की स्त्रियों ने ये किया हुआ था, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी, सेना बेहतर थी। तीसरा, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 1, 2, 3 और चौथा जो है गलत है। वो प्रशासक अच्छा नहीं था, लेकिन उस केंद्रीय सत्ता नहीं थी भारत में कोई, छोटे छोटे से राजा थे और छोटे छोटे राज्य थे, ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से वो इसमें कामयाब हो गया था। फौज भी उसकी बेहतर थी, इस वजह ये भी प्लस पॉइंट था। और देशद्रोही शासक भी यहाँ पर कुछ थे, है ना, जिसने उनकी हेल्प की, तो ये भी मतलब इन राजाओं ने उसकी हेल्प की सिकंदर की, तो इस वजह से भी वो जीतता गया, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए दिया हुआ है नियार्कस, बी अनेसिक्रटस, सी डाइमैकस, डी अरिस्टोब्लूलस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डाइमेकस। ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, बाकी सभी सिकंदर के साथ भारत आए थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ए आम्भी, बी पुरु या पोरस, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी महापद्मनंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी पुरु या फिर पोरस, ठीक है। वीरता के साथ ये सिकंदर के साथ लड़ा था, लेकिन पोरस जो है वो हार गया था, सिकंदर जीत गया था। लेकिन सिकंदर ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा वीरता के साथ ये लड़ा और बहुत ही अच्छा राजा है ये, तो इसके साथ फिर मित्रता कर ली थी, बाकी राज्यवाज लौटा दिया था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पोरस की लड़ाई हुई थी सिकंदर से झेलम नदी के तट पर, ठीक है। तो ये था आज की क्लास, ठीक है। और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।